नमस्कार, आप सबका क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था संसाधनों का वर्गीकरण, है ना, कि संसाधनों को उपयोगिता के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, उसके बाद था विकास के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। ये चारों प्रकार हम लोगों ने देख लिया था। अगला क्वेश्चन आप थोड़ा सा लिखें। अगला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है, संसाधनों का संरक्षण पढ़ना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें लिखिए कि संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन लिखिए कि संसाधन संरक्षण से क्या समझते हैं। पहला ही चैप्टर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। संसाधन संरक्षण का मतलब होता है, देखिए, संरक्षण का मतलब होता है बचाना। संरक्षण का मतलब मुख्यतः होता है बचाना। अब इसका मतलब समझिए कि संसाधनों को बचाया जाए। संसाधनों को बचाने से आप क्या समझते हैं, संरक्षण से आप क्या समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहला बात ये उठ के आता है कि संसाधनों को बचाया क्यों जाना चाहिए। आखिर वो कारण क्या है जिसके कारण हम इसको कह रहे हैं कि संसाधन संरक्षण आप कीजिए। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से हमको कौन सी घाटा है, हमको कौन कौन सी हानि हो रही है अगर हम अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं। तो तब हमको समझ में आएगा संसाधन संरक्षण क्या है, कि क्यों इसको बचाना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें देखा जाए कि संसाधनों का जो अत्यधिक उपयोग है, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग के कारण कौन कौन सी समस्याएं पैदा होती हैं। अत्यधिक उपयोग की हानि या अत्यधिक उपयोग से होने वाली समस्याएं। तो इसमें सबसे पहला तो समस्या यही है कि अगर हम संसाधनों का, लोहा हो, कोयला हो या पेट्रोलियम हो या कुछ भी हो, कोई भी संसाधन हो जो प्रकृति ने हमको दिया है, अगर बहुत ज़्यादा उसका उपयोग करेंगे तो सबसे पहला समस्या आता है जो समापनीय शक्ति संसाधन होते हैं, जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, वो समाप्त होने का भय रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है या जल ऊर्जा है, तो इसको तो समाप्त होने का हमको बहुत खतरा नहीं है। परंतु जो नवीकरणीय संसाधन हैं उनके क्या होती है कि सबसे पहले इनके समाप्त होने का भय होता है, समाप्त होने का खतरा, ठीक है। पहली हानि जो होती है, पहला जो समस्या पैदा होता है संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से, वो संसाधनों के समाप्त होने का खतरा पैदा होता है। दूसरा, अब देखिए, मान लीजिए कि संसाधन, अब इसमें नवीकरणीय हम लोग पढ़े हैं, ऐसे संसाधन जिसको फिर से हम प्राप्त कर सकें, तो उसका अगर अत्यधिक उपयोग हो रहा है तो कोई मतलब बहुत बात नहीं है उससे, लेकिन उसका भी हानि है, उसका भी कुछ मतलब हानि देखेंगे हम लोग। इसमें दूसरा हमको देखना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि आप संसाधनों का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, जैसे आप कोयला को आप बहुत ज़्यादा उपयोग करें, पेट्रोलियम को बहुत ज़्यादा उपयोग करें, प्राकृतिक गैस का उपयोग करें, तो एक तो समाप्त होगा। दूसरा इससे क्या होगा कि देखिए, CO2 निकलता है इन सबसे। जब आप कार्बन मतलब कोयले को जलाते हैं तो क्या निकलता है, CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है, इसकी विशेषता के बारे में हम देख रहे हैं कि यह एक ऐसा गैस है जो सूर्य के प्रकाश की किरणों को, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की किरणों को आने तो देता है, सौर्य प्रकाश को, ठीक है, सौर्य प्रकाश को पृथ्वी तक आने देता है, परंतु इसको जाने नहीं देता है। मान लीजिए ये पृथ्वी हो गया, तो इससे जो प्रकाश किरण पृथ्वी को मिल रही है सूर्य से, तो ये आने दे रहा है, लेकिन इसके किरण को फिर से रिटर्न नहीं जाने देता है। ये एक CO2 का जो है मतलब डिसएडवांटेज है, मतलब हानि है। अब इसको थोड़ा सा सोचिए कि अगर सौर्य के प्रकाश की किरणें, मतलब सौर ऊर्जा आ रही है, लेकिन ये इमिट नहीं हो रहा, मतलब इधर से फिर उत्सर्जित नहीं हो रहा है, तो क्या होगा। अब यहां से जब इमिशन नहीं होगा, मतलब क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, यहां से उत्सर्जन अगर नहीं होगा, तो उत्सर्जन नहीं होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे पूरा पृथ्वी का जो है टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि सूर्य से जो गर्मी हमको प्राप्त होती है, वो गर्मी प्राप्त हुई, मतलब ऐसे मान लीजिए कि एक सूर्य के पृथ्वी के एक भाग में
चूंकि पृथ्वी तो ऐसे टर्न कर रही है ना, तो सूर्य का हमेशा एक ही भाग उसके सामने होता है। तो जिस भाग में सूर्य है उधर तो सूर्य प्रकाश मिल रहा है, जिस भाग में नहीं है, मान लीजिए कैमरे के सामने ये मान लेते हैं पृथ्वी है, इधर कैमरे के सामने से सूर्य है आ रहा था प्रकाश, तो इस इधर मिल रही है लेकिन इधर नहीं मिल रही है सूर्य का प्रकाश, तो इधर से क्या होगा, सूर्य ऊष्मा निकलेगा, लेकिन जब पूरा वायुमंडल में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो सूर्य का जो गर्मी है इधर से फिर जाने नहीं देगा, इसको आने देता है लेकिन इधर से जाने नहीं देता। अब धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे वर्षों बाद धीरे धीरे पूरे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो तापमान में वृद्धि। तो इसका दूसरा घाटा क्या हो गया कि संसाधनों के अत्यधिक उपयोग करने से क्या होता है कि पूरी पृथ्वी का तापमान में वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि क्यों होती है, ये आप लोग समझ रहे हैं शायद कि ये CO2, अब कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, गाड़ियाँ ये सब जो चलती हैं उसमें CO2 तो निकलता है। जो उद्योग धंधे हमारे चलते हैं, कारखाने, उसमें तो देखते हैं आप लोग कितना धुआं निकलता है। जो जलाते हैं हम लोग लकड़ी, इन सब में CO2 निकलता है और इस सबके कारण टेम्परेचर में वृद्धि होती है। ठीक है, तो पृथ्वी के ताप में वृद्धि, जिसको हम एक शब्द में अगर कहें तो इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आप नाम सुने होंगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोब जो है वार्मिंग कर, वार्म मतलब होता है गर्म होना, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन, इसको हिंदी में बोलते हैं वैश्विक तापन। तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है या वैश्विक तापन की समस्या पैदा होती है। तीसरी जो समस्या है, देखिए तीसरी समस्या इसका क्या है कि अगर संसाधनों का हम जब बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं तो जलाते हैं, ठीक, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, इन सबको हम जब जलाते हैं तो इससे CO2 निकलता है। ठीक है, CO2 के साथ साथ और सारी भी गैसें निकलती हैं। ठीक है, CO2 के साथ साथ और भी गैसें जैसे NO2। ठीक है, आप जानते हैं कि हम लोग रेफ्रिजरेटर जो यूज करते हैं उससे भी CFC कार्बन मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इन सब से निकलता है। अब CO2 है, NO2 है, SO2 है, ये सब क्या करते हैं, ये वायुमंडल में चले जाते हैं और वायुमंडल में जो वर्षा का जल होता है, हम लोग अम्ल, क्षार और लवण में एक चीज, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाकर उसमें साइंस में हम लोग पढ़े हैं, दूसरा चैप्टर है 10th का, अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। तो उसमें हम बताए थे कि कोई भी अधातु का ऑक्साइड, ठीक है, जितना सारा अधातु किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है, त्याग नहीं करता, जो त्याग करता है उसको धातु कहते हैं। तो सभी अधातु के ऑक्साइड जो हैं, ये भी अधातु है, इसके ऑक्साइड, ये भी कार्बन अधातु है, इसका ऑक्साइड, जितने सारे मतलब अधातु के ऑक्साइड हैं वो जल से जब अभिक्रिया करते हैं, यहाँ पे देखिए CO2 जब जल से अभिक्रिया करता है तो अधातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके किसी का निर्माण करते हैं, तो अम्ल का निर्माण करते हैं। तो CO2 जब जल से अभिक्रिया करेगा तो ये बनेगा कार्बोनिक अम्ल H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ऐसे ही जब NO2 जल से, वर्षा का जल, चूंकि वायुमंडल में हमारा NO2 भी है, CO2 भी है, SO2 भी है, ये सब वायुमंडल में है, तो ये क्या होता है कि जब वर्षा का जल और इनके साथ जब अभिक्रिया होता है तो ये बनाते हैं HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, ऐसे ही जब SO2 अभिक्रिया करता है, SO2 प्लस H2O एरोचिन, जब ये जल से अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है आपको H2SO3 या H2SO4, इसको सल्फ्यूरस अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितने सारे NO2 हैं, CO2 हैं, SO2 हैं, ये सारे के सारे वर्षा के जल के द्वारा मिलकर क्या बना रहे हैं, अम्ल बना रहे हैं। और यही अम्ल धरती पर मतलब पृथ्वी पर गिरता है, और पृथ्वी पर जब गिरता है तो ये क्या करता है, इसके कारण दूसरा इसका घाटा ये होता है कि इसके कारण
यहाँ पे जरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ या इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका तीसरा घाटा जो होता है वो है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा आप समझते हैं क्या है कि जब अधातु के ऑक्साइड वर्षा के जल के द्वारा, अधातु के ऑक्साइड वर्षा के जल के द्वारा जब अभिक्रिया करते हैं तो वो अम्ल बनाते हैं, और ये वर्षा का जल जब पृथ्वी पर आता है तो इस प्रकार की वर्षा को हम क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा के द्वारा क्या होता है कि जितना सारा अब पृथ्वी की मिट्टी है तो मिट्टी का पीएच मान क्या हो जाएगा, या घट जाएगा, चूंकि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो मिट्टी का पीएच मान क्या करेगा, घटा देगा। मिट्टी का पीएच मान घटाने के कारण कृषि जो पीएच मान जब घट जाता है तो उसमें बहुत सारे फसल नहीं होंगे, फसल हमारा पूरा बर्बाद हो जाएगा। पौधे पर इस सब का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। अब बताइए जंगल अगर पूरा सूख जाए तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अम्लीय वर्षा के एक घाटा है। तीसरा इसका जो है, जब वर्षा का जल नदियों नालों तालाबों से होते हुआ आपको समुद्रों में जब जाता है तो वहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित करता है। उसमें जो जंगल मतलब जो जल में जंतु रहते हैं, मछली हो गया, केकड़ा हो गया, कछुआ हो गया, सांप हो गया, तो इन सब के जीवन को प्रभावित करते हैं या नदियों के जीवन तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो अम्लीय वर्षा बहुत खराब है। ये इस टॉपिक मतलब इस चीज को हमने समझा। इसका चौथा जो कारण है, अब देखिए, अब अम्लीय वर्षा हुआ, इसके अलावा अत्यधिक संसाधनों मतलब उपयोग करने से जो CO2, NO2, SO2 ये सब निकलते हैं गैस, तो इससे क्या होता है कि ऋतु परिवर्तन, कभी बहुत ऋतु परिवर्तन का मतलब क्या है कि गर्मी के दिनों में भी ठंडी का अनुभव, ठंडी के दिनों में गर्मी, वर्षा के दिनों में वर्षा न होना, तो ऋतु परिवर्तन जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। अब देखिए आज ही के समय में बहुत वर्षा कहीं कहीं बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं साफे नहीं हो रही है। इसके अलावा जो पांचवी समस्या है, ऋतु परिवर्तन के अलावा जो पांचवी समस्या है वो होता है, अब मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्षा हुआ, तो बहुत ज़्यादा वर्षा होगा तो उसमें क्या होगा कि क्या बोलते हैं, बाढ़ आएगा, मिट्टी का कटाव होगा। अगर किसी क्षेत्र में वर्षा ना हुआ तो वर्षा जिस क्षेत्र में नहीं होगा वहाँ पे मिट्टी की नमी क्या होती है, खत्म हो जाएगी। मिट्टी की नमी खत्म हुई तो क्या होगा, वहाँ पे कृषि का प्रभाव मतलब इफेक्ट पड़ेगा। धीरे धीरे मिट्टी की नमी धीरे धीरे इतना खत्म हो जाएगा कि 1000 मतलब 100, 200, 500 वर्षों में वो पूरा का पूरा क्षेत्र अगर वर्षा ना हुआ तो मरुस्थल बन जाएगा। तो इसके द्वारा मरुस्थलीकरण में भी वृद्धि होती है, मरुस्थलीकरण में वृद्धि। तो थोड़ा सा आप ये लिखने का प्रयास करेंगे कि अब समझ में आएगा कि संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। इससे पहले हम परिभाषा भले लिखवा देते, लेकिन संसाधन संरक्षण, संसाधनों को बचाना क्यों जरूरी है, इसलिए बचाना जरूरी है कि अगर संसाधनों का हम अत्यधिक उपयोग करेंगे तो संसाधन का खतरा मतलब समाप्त होने का खतरा होता है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, अम्लीय वर्षा की समस्या होती है, ऋतु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण में वृद्धि, ये सारा का सारा समस्या होता है। अब आपको जो क्वेश्चन आपने लिखा है संसाधन संरक्षण क्या है, उसमें आपको लिखना है कि संसाधनों, अब देखिए संसाधनों का जो संरक्षण है वो ये हम क्यों होने दे रहे हैं, तो हमारा केवल लालची जो हमारी प्रवृत्ति है इसके कारण हम संसाधनों का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं। अब गाड़ी चाहिए तो एक गाड़ी से भी काम चल सकता है, लेकिन नहीं, हम जितने भाई हैं उतने गाड़ी चाहिए। एक बूंद पेट्रोल हमसे बन नहीं सकता है और हम लोग पेट्रोल बर्बाद करने के लिए इतना बर्बाद कर सकते हैं। सोचिए जरा इस बात को, अगर हमसे कह दिया जाए कि थोड़ा सा आप कोयला बना के दिखाएं तो हमसे तो बनेगा नहीं। प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम बना के दिखाएं, गाड़ी लेकर घूमने के लिए हम लोग एकदम बेचैन हैं। ऐसे ही तो हमारी लालची प्रवृत्ति के कारण बहुत ज्यादा संसाधनों का दोहन हो रहा है, बस केवल कमाने के लिए पैसा के कारण, जिसके कारण हमारे ही मतलब हमको ही समस्या पैदा हो रही है। तो थोड़ा सा अब इसमें लिखिए आप, महात्मा गांधी ने कहा था कि, इसका आंसर मैं बोल रहा हूं, महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं, परंतु
पेटी भरने के लिए नहीं। इस पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए नहीं। इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में बंद कीजिए और अंडरलाइन कर दीजिए। उसके बाद लिखिए संसाधनों का न्यायपूर्ण, विवेकपूर्ण मतलब होता है, विवेक मतलब होता है बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण कहलाता है। मनुष्य के लालची प्रवृत्ति ने संसाधन के भंडार में सेंध ला दिया है। मनुष्य के लालची प्रवृत्ति ने संसाधन के भंडार में सेंध ला दिया है। सेंध लगा देना मतलब उसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा खनन करना या बहुत ज़्यादा उपयोग करना, जिसके कारण वर्तमान में विश्व के सामने निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। जिसके कारण वर्तमान में विश्व के सामने निम्नलिखित समस्याएं, एक मिनट रुक जाइए, निम्नलिखित समस्याएं काट दीजिए। जिसके कारण वर्तमान में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो गई हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें संसाधन संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। अर्थात संसाधनों का उचित उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं ये हम लोगों ने समझा। इसमें मैंने इस क्वेश्चन में मैंने इसलिए नहीं लिखवाया है कि इसी आधार पे एक और क्वेश्चन है जो हम अभी हल करने वाले हैं। तो ये संसाधन संरक्षण हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, एक अगला कॉन्सेप्ट आप लोगों में टॉपिक है संसाधनों के विकास में सतत विकास की अवधारणा। अब सतत विकास की अवधारणा क्या है? तो क्वेश्चन लिखिए संसाधनों के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद मतलब मुझे लगता है कि इस पूरे बुक का सबसे बढ़िया टॉपिक मेरे लिए तो यही है। संसाधनों के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। अवधारणा मतलब होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब आप लोग शायद समझ रहे हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है क्या कि कोई विचार है ना। तो संसाधनों के विकास में सतत विकास की अवधारणा क्या है? ये सतत विकास की अवधारणा क्या कहता है? ठीक है, अब देखिए ये सारी समस्याएं तो देख रहे हैं आप लोग कि संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करेंगे तो हम ये सारी समस्याएं पैदा होने वाली हैं। अब इन्हीं समस्याओं से बचने के लिए हमको कोई ना कोई तो उपाय करना पड़ेगा। लेकिन अब मान लीजिए कि इन संसाधनों का मतलब हमको विकास को भी कायम रखना है। ऐसा नहीं कि हमको रोड नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि हमको कारखाने नहीं चाहिए, वस्त्र नहीं चाहिए, गाड़ियां नहीं चाहिए। इन सभी मतलब ये सभी का सभी हमको मतलब सुविधाएं चाहिए, लेकिन इसके बाद भी हमको वर्तमान भविष्य को, पृथ्वी को बचाना है तो हमको इन सब चीज़ों से भी लड़ना पड़ेगा। मतलब ये कि विकास को कायम रखते हुए, ठीक है, विकास को कायम रखते हुए मतलब हम अपने जो अभी डेवलपमेंट चल रहा है इसको कायम रखते हुए संसाधनों के मतलब पर्यावरण में जो ये सब समस्याएं पैदा हो रही हैं, पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो इनको भी खत्म करते हुए विकास को अगर हम बनाए रखें, इसी को हम सतत विकास की अवधारणा कहते हैं। कि इन पर्यावरणीय समस्याओं को समाप्त करते हुए और वर्तमान विकास को कायम रखते हुए और भविष्य के विकास को भी ध्यान में रखते हुए, वर्तमान विकास भी प्रभावित ना हो, भविष्य के विकास को भी ध्यान में रखते हुए
आज जो हम रणनीति बनाते हैं और इन समस्याओं से निजात पाने के लिए जो रणनीति बनाते हैं, जो तरीके अपनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं सतत विकास। सतत मतलब कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, कि डेवलपमेंट भी होना चाहिए लेकिन इन सबको हमको खत्म करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ये है सतत विकास की अवधारणा। अब देखिए, अत्यधिक उपयोग के कारण इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पहले लिखने चाहिए था हमको, तो उसमें आप 1 नंबर में ये पॉइंट लिखेंगे कि अत्यधिक अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो जो वर्ग समाज का ही कोई वर्ग है जिसके पास बहुत बड़े पैमाने पे कारखाने हैं, हम लोगों के पास नहीं है। अनिल अंबानी के पास देखिए तो बहुत सारी कंपनियां हैं भारत में, और लोगों के पास एक भी, मतलब उनका इनकम ही हजारों या मतलब कुछ हजारों में है, 5,000 10,000 पूरा महीने का कमा पाते हैं या बचा पाते हैं। तो इससे समाज में 2 वर्ग बन गए हैं, और वर्ग माने जो है धनी और गरीब। समाज में धनी एवं गरीब वर्ग, धनी और गरीब 2 वर्ग बन गए हैं। तो संसाधनों का अत्यधिक उपयोग का एक ये भी घाटा है। तो हमको वर्तमान में सतत विकास भी करना है, कंटिन्यू डेवलपमेंट भी करना है, लेकिन इन पर्यावरणीय समस्याओं से निजात भी पाना है। ऐसा तो नहीं कि हमको विकास नहीं चाहिए, कि हम लोग मोबाइल नहीं चाहिए, तो इसका खामियाजा भी तो हमको भुगतना पड़ेगा। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर हम कम मात्रा में उपयोग करें, जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में अगर हम उपयोग करें, तो हमको मतलब भविष्य में अभी कोई क्या बोलते हैं, भविष्य में कोई समस्या होने वाली नहीं है, और हम अपने विकास को भी कायम रख पाएंगे। तो थोड़ा सा लिखिए, सतत विकास की अवधारणा की जो आंसर है इसको लिखिए। वर्तमान विकास को कायम रखते हुए, वर्तमान विकास को कायम रखते हुए, भविष्य के विकास को भी ध्यान रखते हुए, भविष्य के विकास को भी ध्यान रखते हुए तथा पर्यावरणीय समस्याओं तथा संसाधनों के अत्यधिक प्रयोग के कारण, तथा संसाधनों के अत्यधिक प्रयोग के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं, संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए जो विकास का मॉडल अपनाया जाता है, जो विकास का मॉडल अपनाया जाता है, उसे हम सतत विकास की अवधारणा कहते हैं। उसे हम सतत विकास की अवधारणा कहते हैं। उसे हम सतत विकास की अवधारणा कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। संसाधनों के अत्यधिक प्रयोग के कारण निम्नलिखित समस्याएं पैदा हो रही हैं। संसाधनों के अत्यधिक प्रयोग के कारण निम्नलिखित समस्याएं पैदा हो रही हैं। अब इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4-5 लाइन जगह छोड़ दीजिए, इसको लिख लीजिएगा नीचे से, पैराग्राफ चेंज करके अब नीचे से लिखना है। इसको लिखने के बाद संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग के कारण निम्नलिखित समस्याएं पैदा हो रही हैं, इसको लिखने के बाद थोड़ा सा नीचे से लिखिए। इन समस्याओं के द्वारा मानव जीवन अंधकारमय दिख रहा है। मानव जीवन और विकास अंधकारमय दिख रहा है। अतः हमें संसाधनों के संरक्षण के साथ साथ विकास को भी कायम रखना चाहिए। हमें संसाधनों के संरक्षण के साथ साथ विकास को भी कायम रखने के लिए नीतियां अपनानी चाहिए। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में इतने ही टॉपिक थे जो हम लोगों ने किया। एक टॉपिक और बचा हुआ है जिसके साथ हम लोग वो करेंगे, और उसके साथ ही ऑब्जेक्टिव जो इसका क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो भी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।